नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। सत्याग्रह वो पवित्र शब्द है जिसे महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में औजार बनाया था। लेकिन क्या सरनेम में गांधी जुड़े होने के नाम पर आज सत्याग्रह का तमाशा बनाया गया? नेशनल हेरल्ड केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया था। राहुल पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ को लेकर कांग्रेस ने आज देश भर में जो विरोध प्रदर्शन किया, क्या वो कानूनी प्रक्रिया को मजाक बनाना नहीं है? क्या ये सोच खतरनाक सोच नहीं है कि जांच एजेंसी गांधी परिवार को पूछताछ के लिए कैसे बुला सकती है? कांग्रेस का आरोप है कि ईडी की जांच राजनीतिक बदला है, लेकिन सवाल यह है कि सत्याग्रह की बात करने वाले लोग क्या सच का सामना करने की बजाय शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे ताकि जांच एजेंसी पर दबाव बना सकें? सवाल पब्लिक का आज यही है। कानून की सीधी प्रक्रिया के तहत सोनिया और राहुल गांधी को ईडी ने समन भेजा है। सोनिया गांधी बीमार हैं, अस्पताल में हैं, लेकिन आज जब राहुल को ईडी के सामने पेश होना पड़ा तो इस मौके को राहुल की राजनीतिक ताकत बताने का एक इवेंट बना दिया गया। प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह, रणदीप सुरजेवाला, हरीश रावत, केसी वेणुगोपाल, सब समझिए कि सब पूरे कांग्रेस की आज सड़कों पर पेशी हो गई। सब उतर आए सड़कों पर। इन नेताओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया, इन्हें हिरासत में लिया गया। माहौल ऐसा बनाया गया कि ये नेता कोई बड़ी राजनीतिक जंग लड़ रहे हों या फिर जनता के किसी मुद्दे पर सरकार से दो दो हाथ कर रहे हों। हालांकि ऐसा लगा कि नेताओं की ड्यूटी भी लगाई गई है। दिग्विजय सिंह को टाइम्स नाउ नवभारत ने हाजिरी का रजिस्टर खोजते हुए पकड़ा कैमरे पर। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। आप कुछ कहेंगे क्या? दिग्विजय सिंह जी हैं यहाँ पर। दिग्विजय सिंह जी, आप आए हैं कि क्या आप कुछ भाई हाजिरी कहाँ लिखाना है? हाजिरी अंदर है। आप कुछ कहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस ने सुबह सुबह पोस्टर लगाया था, राहुल गांधी झुकेगा नहीं। कांग्रेस के पोस्टर में सावरकर के नाम पर राजनीतिक गोल करने की कोशिश भी की गई, लेकिन दोपहर में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी का एक वीडियो वायरल हो गया। दिल्ली पुलिस के एक अफसर से बचने के लिए वो भागते हुए नजर आ रहे। ये वीडियो भी पूरा देख लीजिए। हाँ, मुझे तो यहाँ पे तो सब बंद करा दिया ना, तो मैं तो यहीं अच्छा ठीक है। हाँ, मुझे तो यहाँ पे तो सब बंद करा दिया ना, तो मैं तो यहीं अच्छा। कांग्रेस ने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर हंगामा कर दिया, लेकिन कांग्रेस के इसी हंगामे में एक एम्बुलेंस फंसी दिखी। बेंगलुरु की ये तस्वीरें जरूर देखिए। मरीज को ले जा रही इस एम्बुलेंस को कई बार ट्रैफिक में डाइवर्ट करना पड़ा। करीब 1 घंटे तक मरीज को इलाज इसलिए नहीं मिला क्योंकि एम्बुलेंस कांग्रेस के प्रदर्शन में फंसी रही और प्रदर्शन ज्यादा जरूरी था। बेंगलुरु में एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिला तो दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के ही एक कार्यकर्ता की भी तबीयत खराब हो गई। उसे भी अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी नहीं मिली। काफी मुश्किल के बाद उसे गाड़ी मिल पाई। राजेंद्र सिंह यादव झांसी से आए थे प्रदर्शन करने। इनका बीपी लो हुआ, इनकी शुगर कम हुई और इनके लिए कोई गाड़ी नहीं थी। अभी भी एक ऐसे हॉस्पिटल जहां इनकी जान बचे हमें उम्मीद नहीं है। अब ये कांग्रेस के समर्थक जो प्रदर्शन में शामिल हुए उन्होंने ही कहा। कांग्रेस अपने हंगामे को लेकर संविधान की दुहाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस के प्रदर्शन में आए कई लोगों से यह भी पता नहीं चल पाया कि वो आए क्यों हैं। आरोप यह है कि 500-500 रुपए देकर लोगों को प्रदर्शन में बुलाया गया।
आरोप देखिए खुद प्रदर्शन में शामिल लोग लगा रहे हैं। क्यों आए थे? आपको इधर क्यों आए? ये कांग्रेस पार्टी का पार्टी क्या हो रहा है यहाँ पे? पार्टी आपको पता है यहाँ क्या हो रहा है? रैली प्रदर्शन हो रहा है यहाँ रैली प्रदर्शन किस लिए हो रही है? पे। ये किस लिए हो रहा है? इलेक्शन के लिए हो रहा है। यहाँ किस लिए आया? यहाँ किस लिए आया? ये झंडा टकाने के लिए। झंडा पकड़ने के लिए। क्यों झंडा क्यों पकड़ने के लिए? अभी बोला ना आए, क्या करेंगे? पैसे कुछ देते बोले? हाँ कितने देते बोले? 500। हाँ 500 रुपए देते बोले। आपको भी देते बोले? हाँ? आपको भी देते बोले? बोलो कितना देते बोले? हाँ बोलो सही बताओ। बोले सर कितना देते बोले? 500 देते नहीं, 500 500 बोल के लाई थी मजदूरी का। ये हम नहीं कह रहे, प्रदर्शनकारी कह रहे हैं। ये तो जो आज हुआ वो आपने देखा, लेकिन सवाल ये है कि नेशनल हेराल्ड का ये मामला है क्या? मैं इस खबर को अपनी रिपोर्टिंग के दिनों और लंबे समय से कवर करती रही हूं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये मामला है क्या। नेशनल हेराल्ड एक अखबार है जो 1938 से शुरू हुआ, नेहरू जी के जमाने से। अब इसके पास 800 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है जिसकी मार्केट वैल्यू आज की तारीख में 2000 करोड़ रुपए है। इस प्रॉपर्टी को यंग इंडियन नाम की एक कंपनी को ट्रांसफर करने का आरोप का मामला है ईडी की जांच के दायरे में। अब ये जो ट्रांसफर हुआ था ये 2010 और 2011 के बीच में हुआ। इसे समझाने से पहले मैं ये बताना चाहती हूं कि यंग इंडियन में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हिस्सेदारी 38वीं सदी की है। अब आरोपों की इस पूरी साइकिल को समझिए। नेशनल हेराल्ड 800 करोड़ की कंपनी, यानी कि 800 करोड़ के मूल उनके एसेट्स हैं, बिल्डिंग हैं, जो आज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से 2000 करोड़ रुपए के होंगे। अब नेशनल हेराल्ड पर 90 करोड़ का कर्ज था। ये कर्ज किसे दिया? किसने दिया नेशनल हेराल्ड को? ये दिया ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, यानी कांग्रेस पार्टी ने ये कर्ज दिया इस पेपर को। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी किसी कंपनी को कर्ज क्यों दे रही है? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का तो काम है कमर्शियल इंटरेस्ट देखना नहीं, एक राजनीतिक पार्टी चलाना। इनकम टैक्स में इसका अलग केस चल रहा है कि पार्टी को इनकम टैक्स एग्जेम्पशन क्यों दी जा रही है अगर वो कमर्शियल काम कर रहा है, दुकानदारी का काम कर रहा है, जमीन खरीद फरोख्त का काम कर रहा है। अब यंग इंडियन नाम की एक कंपनी सीन में आई और उसने 2010 और 2011 के बीच में ये 80-90 करोड़ का जो लोन था, कर्ज था, इसको 50 लाख में खरीद लिया। यंग इंडियन इस तरह से नेशनल हेराल्ड की मालिक बन गई। तो 90 करोड़ का उन्होंने लोन क्या ले लिया? उन्होंने पूरी 2000 करोड़ की कंपनी का मालिक बन लिया। और ये जो मालिकाना हक उसको मिल गया, ये मालिकाना हक भी कैसे मिला? उसमें भी एक फर्जी कंपनी का कहना, ऐसा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का आरोप है कि डोटेक्स नाम की एक कंपनी है, उसने 1 करोड़ का दिया लोन या ट्रांजैक्शन की यंग इंडियन के साथ, और ये 1 करोड़ जो दिया था इसका पहले कैश में पैसा ले लिया था। तो ये आरोप है यंग इंडियन के ऊपर। और बिना सिक्योरिटी के ये लोन क्यों दिया गया, ये पैसा क्यों सुना गया? आइए समझिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ये क्या आरोप लगाया। डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड हवाला एंट्री ऑपरेटर कोलकाता से संबंधित है, जो कैश के बदले चेक देती है, जिसकी ट्रांजैक्शंस पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का रेड फ्लैग है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता आज दिल्ली में एकत्रित हुए हैं वो राहुल गांधी जी से पूछिए कि गांधी खानदान का संबंध डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड से क्या है। क्या यह सत्य है कि डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के साथ उन कंपनीज का संबंध है जिसमें मालिकाना हक राहुल गांधी, सोनिया गांधी और जिसका संबंध श्रीमती वाड्रा से है?
अब ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग के तहत क्यों आता है, ये बताना चाहती हूं। आयकर की जांच के मुताबिक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल लिमिटेड की संपत्तियां यंग इंडियन ने हासिल की हैं। एजेएल की संपत्तियां हासिल करने में शेयर होल्डर्स के साथ धोखाधड़ी का आरोप है। दिल्ली की एक कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले का संज्ञान भी लिया है। सोनिया राहुल दिल्ली की एक कोर्ट से बेल पर यानी कि जमानत पर है। सुप्रीम कोर्ट ने सोनिया राहुल के खिलाफ केस रद्द करने से इनकार कर दिया है। एजेएल की संपत्तियों का कमर्शियल इस्तेमाल भी हो रहा है। अगर आप देखें तो यंग इंडियन जो 2010 के बाद कहीं भी कोई चैरिटी नहीं कर रही, उसे राहुल गांधी के मामले में ये कटघरे में होने के बावजूद कांग्रेस ईडी के केस को राजनीतिक मुद्दा बता रही है। और मैं दिखाना चाहती हूं वो वीडियो के ये यंग इंडियन और एजेएल ये कैसे अपना सामान देते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज को, और ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज से इनको किस तरह से रेंट आता है। बड़ी बड़ी कंपनियों को इन्होंने दिया हुआ है रेंट पर ये एजेएल हाउस। ये तस्वीरें आपके सामने। आइए सुनिए सुरजेवाला जी कमर्शियल इंटरेस्ट तो कुछ बता नहीं रहे हैं, लेकिन ये बदले की भावना बीजेपी ने कांग्रेस पे कैसे दिखाई उसका ब्यौरा दे रहे हैं। सुनिए रणदीप सुरजेवाला। हम सबको कारावास भेजिए ना, आजीवन कारावास भेजिए। हम गॉडसे के वंशजों की तरह माफ़ी नहीं मांगेंगे। गांधी जी ने भी जेल काटी, गॉडसे के वंशज महात्मा गांधी को हरा नहीं पाए, उनके उत्तराधिकारियों को कैसे हरा पाएंगे। राहुल गांधी इस वक्त भी ईडी के पूछताछ के घेरे में हैं। सुबह 11:08 पर उनकी पूछताछ शुरू हुई थी, जो दोपहर 2:30 बजे तक चली और फिर 4 बजे से लेकर अब 8 बज रहे हैं, अभी तक ये कार्रवाई चल रही है। यानी कि 7.5 घंटे की क्वेश्चनिंग चलती जा रही है। ये पूछताछ के द्वारा सवाल जो पूछे गए हैं कि ये यंग इंडियन कैसे बना, ये 50 लाख के शेयर में कैसे इन्होंने 90 करोड़ को ले लिया, 5 लाख का शेयर कैपिटल का पैसा कहां से आया, और ये जिस कंपनी के ऊपर 90 करोड़ का लोन था और 800 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, क्यों वो 90 करोड़ रुपए का लोन लौटा नहीं सकी कांग्रेस पार्टी को। ये तमाम सवाल राहुल गांधी से पूछे जा रहे हैं, जिनका जवाब वो दे रहे हैं। 2 असिस्टेंट डायरेक्टर्स जो हैं वो पूछ रहे हैं सवाल, और 2-3 टाइपिस्ट हैं जो हर सवाल का जवाब टाइप कर रहे हैं, और हर पन्ने पर हर लाइन को पढ़कर राहुल गांधी को उस पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। ये कार्रवाई इस वक्त चल रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में। और अब मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि आर.के. राघवन ने एक किताब लिखी थी, वो एसआईटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी उसके द्वारा गठित एसआईटी में आर.के. राघवन ने सवाल जवाब और पूछताछ की थी नरेंद्र मोदी से, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गोधरा राइट्स पर ये एसआईटी बनी थी, और तब उन्होंने जो कुछ लिखा है आपके सामने है कि चुपचाप नरेंद्र मोदी अकेले पहुंचे थे एसआईटी के सामने, 9 घंटे बैठे थे। उन्होंने सिर्फ पानी पिया, चाय उन्हें दी गई, उन्होंने ली नहीं, और बहुत अदब से हर सवाल का जवाब देकर वो बाहर निकले। और दूसरी तरफ देखिए राहुल गांधी और उनके साथ इस सत्याग्रह में कितने सारे लोग। तो आज सवाल पब्लिक का जो उठकर सामने आता है वो सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी को मनी लॉन्ड्रिंग केस से बचाने के लिए राजनीतिक हंगामा हुआ। सवाल नंबर 2, राहुल गांधी से पूछताछ पर कांग्रेस का रवैया देश की कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ है। सवाल नंबर 3, क्या नेशनल हेराल्ड मामले की जांच को लेकर राहुल को नरेंद्र मोदी से सीखने की जरूरत है। यही है आज पब्लिक के सवाल, और आज इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। नमस्कार। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है स्मिता प्रकाश जी, एएनआई की एडिटर है। स्मिता प्रकाश जी, आपका भी स्वागत है। आशुतोष जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका भी स्वागत है आशुतोष जी। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है अब्दुल खलीक साहब, कांग्रेस के लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। खलीक साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं,
नरेंद्र मोदी जाते हैं तो अकेले जाते हैं, और राहुल गांधी जाते हैं तो सब हाजिरी लगाने पहुंचते हैं। हाजिरी का शब्द मैंने नहीं इस्तेमाल किया, दिग्विजय सिंह जी ने किया। और उधर पुलिस अगर पकड़ती है तो श्रीनिवास बीवी जी भागकर दौड़कर पुलिस से जान बचाते हुए चले जाते हैं। ये इस तरह का तमाशा जरूरी था अब्दुल खलीक साहब? क्योंकि किसी भी जांच एजेंसी को अगर सवाल पूछने हैं तो क्या ये दबाव बनाने के लिए इस तरह के प्रदर्शन हुए थे? पहला बात तो ये है, जो पब्लिक का सवाल का नाम में आपने बीजेपी का जितना भारतीय जनता पार्टी का जो सवाल है वही सारे सवाल पूछ रहा है। अभी 8 साल में ये केंद्र सरकार का जो ईडी और सीबीआई कोई भी बीजेपी नेता को नहीं बुलाया। वो लोग भ्रष्टाचार नहीं किया क्या? आसाम के जो मुख्यमंत्री है उनके खिलाफ बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी ने चार्जशीट निकला था। जब ही वो बीजेपी ज्वाइन किया, बीजेपी का वॉशिंग मशीन में वो अच्छे प्रूफ हो गया, वो उसका कोई ही कसूर नहीं रहे। ये जो भारतीय जनता पार्टी, ये इसका जो सरकार है जो बीजेपी में ज्वाइन करते हैं, इसके सारा भ्रष्टाचार निकल जाते हैं। और जो बीजेपी का खिलाफ आवाज उठाते हैं, नरेंद्र मोदी का खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनका खिलाफ ये ईडी लगाते हैं, सीबीआई लगाते हैं। वो चाहे शिवसेना के नेता हो, चाहे एनसीपी का नेता हो, चाहे राहुल गांधी हो, आज देश में, आज मुल्क में राहुल गांधी ने मोदी के खिलाफ जो आवाज उठाया, इसलिए उनके आवाज बंद करने के लिए ये ईडी ने उसको तलब किया। आज 2015 का केस है, नाविका जी को ये पूछना चाहिए था 2015 का केस अभी क्यों बुलाया? जो खत्म हुआ था वो केस क्यों रिवाइव किया? क्या ठीक है अब्दुल खलीक साहब, चलिए आपने इल्जामों की झड़ी लगा दी है बीजेपी पर। आइए बीजेपी से सवालों के जवाब लेते हैं। शहजाद पूनावाला, आपने सारे इल्जाम सुन लिए हैं। राहुल गांधी बेचारे जनता की आवाज उठा रहे हैं, आप उनकी आवाज बंद करना चाहते हैं। जवाब दीजिए सारे इल्जामों का जो अब्दुल खलीक साहब ने आप पे लगाए। सबसे पहले आपकी बात का जवाब, शेर हमेशा अकेला चलता है, झुंड में कौन चलते हैं आपको पता है। दूसरी बात देखिए, ये AICC ऑल इंडिया करप्ट कमेटी से ऑल इंडिया कॉन्फ्रंटेशन कमेटी बन चुकी है और भ्रष्टाचार के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में, कार्रवाई करप्ट पर हो रही है, कांग्रेस की निकल रही है, एलिगेशन परिवार पर लग रहा है, एजिटेशन पार्टी कर रही है। और ये इसलिए कर रही है क्योंकि जनता का माल जेब में डाल, इसका कोई मॉडल है तो ये यही मॉडल है नेशनल हेराल्ड का। किस प्रकार से यंग इंडियंस के माध्यम से स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाकर 5,000 करोड़ की संपत्ति जो जिस प्रकार से लूटी गई और जनता का पैसा, स्वतंत्रता सेनानियों का पैसा जो है वो परिवार को दे दिया गया महज 50 लाख रुपए में। ये तो हार्वर्ड में केस स्टडी बन सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर जो 2012 में केस लॉन्च किया गया था और 2015 में इसको अफर्म करते हुए हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि AGL के जो शेयर ट्रांसफर हुए थे यंग इंडियंस में, उसकी खिलाफत केवल हमने नहीं की थी, ये खिलाफत इसकी शांति भूषण ने भी की थी, इसकी खिलाफत मिस्टर काटजू ने भी की थी। ये तो कोई हमारे मित्र नहीं है। तीसरा, जो 1 करोड़ रुपया लिया गया डोटेक्स से, यंग इंडियंस ने 50 लाख रुपए जो दिए इस लोन के एवज में और इस शेयर के एवज में, इस प्रॉपर्टी के एवज में, वो 1 करोड़ रुपया भी डोटेक्स से लिया गया। क्या इसको डिनाई किया जा सकता है? और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यंग इंडियंस के माध्यम से 50 लाख के माध्यम से जो पैसा लिया गया, वो संपत्ति ली गई, उसका पैसा इनकम टैक्स ने बताया, उनका ऑर्डर भी आया था कि किस प्रकार से राहुल गांधी के अकाउंट में जा रहा था वो पैसा, और उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और वहां से भी परिवार को कोई रिलीफ नहीं मिली। तो आज सवाल सिर्फ इतना है, जब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है तो उसका जवाब देने के बदले, उसकी जवाबदेही करने के बदले आज सड़कों पर प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? ये प्रदर्शन नहीं है, ये भ्रष्टाचारियों का भक्ति प्रदर्शन है, ये सत्याग्रह का प्रदर्शन नहीं है। आशुतोष जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं। एक ही दलील दी जाती है, वो ये कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये एक राजनीतिक जवाबदेही मांगी जा रही है क्योंकि राजनीतिक प्रेशर डालना है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि 50 लाख देकर अगर एक 2000 करोड़ की कंपनी साथ में आपको मिल जाए फ्री में, जिसके लिए कोर्ट का कहना है
डिवीजन बेंच ऑफ इंडियन हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, जिन्होंने कहा इवन दो डॉक्टर सिंघवी हैड आर्ग्यूड दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद सच अ ट्रांजैक्शन, इट इज लीगली परमिसिबल. Should we take note of the principles and the doctrine for which the theory of lifting of the corporate veil has received legal recognition? We have no hesitation in holding that the entire transaction of transferring shares of Associated Journals to Young India was nothing as held by the learned writ court, a clandestine and surreptitious transfer of lucrative interest in the premises to Young India. यानी कि ये चोरी और धोखाधड़ी से पूरा मालिकाना हक ले लिया, ये जितनी प्रॉपर्टीज थी 2000 करोड़ की. ये डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट ने कहा है दिल्ली की. मैं पूछना चाहती हूं, क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का हक नहीं है कि जब वो पूछ चुकी है सवाल मोतीलाल वोरा से, ऑस्कर फर्नांडिस से, सैम पिट्रोडा से, तमाम मल्लिकार्जुन खड़गे से, सब तमाम लीडरों से सवाल पूछ चुकी है, बस राहुल गांधी से सवाल पूछने का उसे हक नहीं है, सोनिया गांधी से सवाल पूछने का हक नहीं है, जबकि 75% शेयर्स इन दोनों के नाम पे है. ये कहां का रूल है? नहीं नाविका जी, मुझे लगता है कि जो आपने हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ के सुनाया है, हैज राहुल बीन कन्विक्टेड, सोनिया गांधी हैज बीन कन्विक्टेड? No, it's an observation of the court, so it should be taken in that spirit also. अब मैं आपको रतन लाल के अरेस्ट के बारे में जो कोर्ट ने जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया था वो भी पढ़ के सुना सकता हूं. जो जिग्नेश मेवाड़ी के अरेस्ट पर जो कोर्ट ने जमानत दी थी और जिस तरीके से असम की पुलिस को लताड़ लगाई थी वो भी मैं पढ़ के सुना सकता हूं. मैं उस डिबेट में जाना नहीं चाहता. मैं सीधा सवाल ये कि आज की तारीख में देश के अंदर जितनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी है क्या? 5000 से ज्यादा केस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 2005 के बाद से लॉन्च किए हैं, जिसमें से 900 में वो चार्जशीट दाखिल कर पाए और सिर्फ 24 या 25 केसेस में कन्विक्शन करा पाए. दुनिया में अगर कोई एजेंसी है जिसकी क्रेडिबिलिटी आज की तारीख में सबसे कम है तो वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट. अगर आप मान लीजिए आप 30% अगर आपका कन्विक्शन रेट नहीं है तो 15% कन्विक्शन रेट होना चाहिए. आप 5000 से ज्यादा केस करते हैं 2005 के बाद से और 23-24 अगर कन्विक्शन, इसका मतलब क्या है? या तो आप बहुत इनएफिशिएंट है, इनकॉम्पिटेंट है, या फिर आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस करते हैं. 2014 के पहले भी करते थे, 2014 के बाद भी करते हैं. तो व्हाई शुड बी टेक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सीरियसली एंड व्हाई शुड अ पॉलिटिकल पार्टी शुड टेक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सीरियसली? मत लीजिए सीरियसली, उतर जाइए सड़कों पे. और स्मिता प्रकाश जी, आप जवाब दीजिए. सब सड़कों पे उतर जाइए, दबाव डाल दीजिए. और मैं आपको बता दूं कि रॉबर्ट वाड्रा का केस कोर्ट में स्टे है. अगर एसोसिएटेड जर्नल्स और यंग इंडियन का केस है तो हर कोर्ट में लंबित है. तो इसके लिए भी क्या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को सूली पे टांगा जाएगा? सवाल जिसका जवाब नहीं मिला कि ट्रांजैक्शन फ्रॉड है तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसका सवाल नहीं, जवाब नहीं दिया आशुतोष जी. नहीं आशुतोष जी, ये डॉक्यूमेंट भी तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने दिए ना. ये डॉक्यूमेंट भी और स्पिन भी इन पे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने दी. आशुतोष जी, आशुतोष जी, फैक्ट पर मैं बता दूं, टॉकिंग अबाउट फैक्ट पर बता दूं, हाईकोर्ट की सुरेश कलमाडी बीन कन्विक्टेड. मेरे भाई मेरे फेलो जर्नलिस्ट, पता नहीं आजकल आप जर्नलिज्म से कितना दूर हो गए हैं. ये अगर आप दिल्ली हाईकोर्ट के सीख रहा हूं मैं. नहीं, मैं तो क्या ही सिखाऊंगी आपको, आप तो बहुत कुछ सीख रहे हैं. लेकिन नहीं, आप रुक जाइए. 2G पे इतना हंगामा हुआ, क्या कन्विक्शन हुआ आज तक? मैं जवाब तो ये सवाल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से क्यों नहीं पूछना चाहिए? मैं आपको बोल रही हूं कि ये कोर्ट के डॉक्यूमेंट है, ये एजेंसी ने नहीं दिए हैं, ये दिल्ली हाईकोर्ट के वेबसाइट पर है. हर चीज का ठीकरा फोड़ना इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर, ये आपकी फेयरनेस दिखाता है. स्मिता प्रकाश जी, इनकी फेयरनेस पे और इनकी दलीलों पर जवाब. मेरी फेयरनेस पर आप स्मिता सवाल क्यों पूछ रही हैं? उनसे केस के बारे में पूछिए ना. नहीं, who takes investigation agency seriously? जिनके ऊपर केस होता है ना, जब ईडी के पास सामने खड़ा होना पड़ता है और घंटों तक जवाब देना पड़ता है, they take ED very seriously. Who takes ED seriously? Businessmen take ED seriously. कोई भी यहाँ पर. और who takes ED seriously? Political parties take ED seriously. इसीलिए आज हजारों की तादाद में देश के कोने कोने में रैलीज हुई हैं. अगर सीरियसली ना लेते तो फिर रैलीज क्यों होता है ना?
तो इतने लोगों को अगर क्वेश्चनिंग हो चुकी है, उस टाइम तो कोई रैलियां नहीं हुई, लेकिन जब राहुल गांधी को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और जब उनसे सवाल पूछ रहे हैं, तो पीपल हैव कम ऑन द स्ट्रीट्स ना, पॉलिटिकल पार्टी हैज कम ऑन द स्ट्रीट्स, व्हिच मींस कि ईडी को सीरियसली लिया जाता है। चाहे उनकी कन्विक्शन रेट, ये भी मैं मानने को तैयार हूं कि कन्विक्शन रेट जो है बहुत ही पैथेटिक है, उसके बावजूद उन्हें नकारा नहीं जा सकता। यू कांट से दैट वी डोंट टेक ईडी सीरियसली। कोई भी ऐसे नहीं है पॉलिटिकल पार्टी या बिजनेसमैन या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर जो ईडी को सीरियसली नहीं लेता। एज फार एज दिस, अच्छा आई थिंक माय टाइम इज अप, बट देन आई जस्ट वांट टू से दिस कि एक तरफ इन्वेस्टिगेशन है, दूसरी तरफ एक राजनीतिक पहलू है, एंड आई थिंक कांग्रेस हैज बीन सक्सेसफुल। आज हेडलाइंस में कांग्रेस पार्टी थी, ना कि बुलडोजर की राजनीति। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन कुछ आंकड़े देना चाहती हूं आशुतोष जी की, जिन्होंने इतने सवाल उठा दिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पे, पर शायद ये तथ्य उनके सामने नहीं आए। 2014 से 1800% इंक्रीज हुआ है रेट ऑफ प्रॉपर्टी अटैचमेंट बाय ईडी। प्रोविजनल प्रॉपर्टी अटैचमेंट जो भी होती है लोअर कोर्ट से लेके, और जिस पर चैलेंजेस अभी ऐसे कोई खास है नहीं, कुछ हैं लंबित हैं, लेकिन 1800% इंक्रीज इन प्रॉपर्टी अटैचमेंट हुई है। और 2014 से 2022 में तकरीबन 3000 सर्चेज हुई थी, जिसमें क्राइम वर्थ 1 लाख करोड़ और फाइलिंग ऑफ 839 प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट्स हैं। अब ईडी अगर काम कर रही है तो दिक्कत क्या है आशुतोष जी को भी और कांग्रेस को? नाविका जी, मैं तो 2-3 सवाल के जवाब, मैं 2-3 मुझसे किया है नाविका जी, मैं जवाब दे दूं। देखिए, आशुतोष जी ने बोला कन्विक्ट तो नहीं हुए, तो साध्वी प्रज्ञा कन्विक्ट हुई है, परंतु उसके नाम पर पूरा हिंदू टेरर जड़ा गया। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, मेरे स्पेसिफिक सवाल है, और आशुतोष जी बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति है। कांग्रेस ने लोन 90 करोड़ का, एक पॉलिटिकल पार्टी ने यंग इंडियंस जो कि रियल एस्टेट में काम करती है उसको कैसे दिया? क्या उन्होंने डोनर से पूछा ये लोन देने से पहले और माफ करने से पहले? दूसरा, कोर्ट फाइंडिंग जो आया हाई कोर्ट में और ट्रायल कोर्ट में, क्या ये भी वेंडेटा पॉलिटिक्स है? तीसरा, जो डोटेक्स कंपनी से 1 करोड़ रुपए लिए गए हैं यंग इंडियंस के द्वारा, जिसके 50 लाख रुपए देकर उन्होंने सारे संपत्ति ले ली, क्या उन्होंने ये 1 करोड़ रुपए डोटेक्स से लिए, हाँ या ना? और डोटेक्स कौन सी कंपनी है जरा बताइए, शेल कंपनी है या नहीं, हाँ या ना? 1057 शेयर होल्डर्स थे एजेएल के, अगर इनकी नीयत इतनी अच्छी थी तो एजेएल के पास ही रहने देते। यंग इंडियंस में जहां पर सिर्फ 2 शेयर होल्डर है मेन, राहुल और सोनिया, उनको क्यों दिया गया ये पूरा संपत्ति और बेनिफिशियल ओनरशिप? 1057 शेयर होल्डर्स में मार्कंडे काटजू और उनका परिवार भी था, शांतिलाल भूषण का भी परिवार था, जिन्होंने कहा कि ये इलीगल ट्रांजैक्शन हुआ। क्या ये भी वेंडेटा कर रहे हैं? पांचवा, नहीं, एक सेकंड सुन लीजिए, एक सेकंड आशुतोष जी, सत्य की आवाज आने दीजिए, एक सेकंड। अब्दुल खालिक जी प्लीज, अब्दुल जी प्लीज, अब्दुल जी आपको कोर्ट में, नाविका जी मैं अपना कंप्लीट कर रहा हूं ना, नाविका जी ये क्या डिबेट? अब्दुल खालिक जी, मैं आपको पूरा समय दूंगी, मैं आपको पूरा समय दूंगी, पूरी चार्जशीट फाइल कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये बीच में इनका बोलना जरूरी है। देखिए, सड़कों पे कभी कोविड के लिए या वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए नहीं उतरे, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए उतरे। मेरा सवाल नंबर 5 है कि देखिए, आज अगर इनके पास इतनी सत्यता थी, इतनी ईमानदारी थी, ये वेंडेटा था, 8 साल में एक भी ऑब्जर्वेशन आया किसी कोर्ट का कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं? या 8 साल में एक भी बार उन्होंने जाके कहा कि बीजेपी वालों पे ये केस, एक बार गए थे कोर्ट में, ये गोडसे के वंशज कौन है? राहुल गांधी, जिन्होंने माफी मांगी थी अनकंडीशनली सुप्रीम कोर्ट से, ये कहते हुए कि माफ करना, हमने जो गलत आरोप लगाए थे राफेल में। अब मैं बताता हूं क्या क्या वायलेट हुआ है। आरपीए एक्ट वायलेट हुआ है, सेक्शन 29, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वायलेट हुआ है, पीएमएलए का पोका वायलेट हुआ, आईपीसी वायलेट हुआ, शेयर होल्डर वायलेट हुआ। नहीं, ये सारे वायलेशन के लिए क्या सवाल नहीं पूछा जा सकता? अब्दुल खालिक जी जवाब दीजिए कि इन सारे वायलेशंस के कुछ तो जवाब होंगे आपके पास। क्यों सिर्फ 2 लोगों के पास अधिकतर शेयर होल्डिंग पहुंच गई? क्यों 1000 लोगों की जो शेयर होल्डिंग थी वो? ये सवाल का जवाब मांगता हूं। जो बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ जो चार्जशीट निकला था, वो चार्जशीट का क्या हुआ? मैं उसका जवाब दूंगा, इसका जवाब दें। आज चर्चा किस पे? चलिए हिमंत बिस्वा शर्मा का सवाल का जवाब मैं मांगूंगी। अब्दुल खालिक साहब, आप मुझे राहुल गांधी के जवाब दे दीजिए, मैं इनसे हिमंत बिस्वा शर्मा के सवालों के जवाब मांग लूंगी। मैं जवाब आप पहले राहुल गांधी के जवाब दीजिए ना, ये भी जवाब दीजिए। वो चार्जशीट नहीं, आप
सवाल का जवाब सवाल नहीं होता खलीक साहब। चार्जशीट निकाला खलीक साहब, खलीक साहब मुझे इतना बता दीजिए, मुझे इतना बता दीजिए। तो इस पर भी सवाल उठाना चाहिए। ये सवाल आप लोग क्यों नहीं उठाते? हम उठाएंगे। आप केस फाइल करिए, आप केस फाइल करिए, आपके साथ सत्याग्रह पर हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे आपके साथ सत्याग्रह पर। अब्दुल खलीक साहब, आप मुझे बता दीजिए 90 करोड़ रुपए, ये सवाल का तो जवाब चाहिए। वो चार्जशीट का क्या हुआ? अब्दुल खलीक साहब, क्या हुआ? अब्दुल खलीक साहब, आप मुझे ये सवाल का जवाब दे दीजिए कि ये एजेएल की जो बिल्डिंग है जिसमें कमर्शियल रेंट आ रहा है, और ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, इसमें बड़ी बड़ी कंपनियों को आपने रेंट पे दे दिया है एजेएल का बिल्डिंग। अब यहां से जो कमर्शियल रेंट आता है ये उन शेयर होल्डर्स और उन जर्नलिस्ट को क्यों नहीं जाता जो जनता की आवाज उठा सकें, जो नेशनल हेराल्ड जैसा अखबार चला सके। और मैं अपने डायरेक्टर साहब को कहना चाहूंगी कि वो तस्वीरें दिखाएं, वो तस्वीरें दिखाएं जहां ये कमर्शियल रेंट आ रहा है। मैं पूछ रही हूं अब्दुल खलीक साहब, ये पैसा किसका है और कहां जा रहा है? 2015 में जो केस क्लोज हुआ, 2015 में जो केस क्लोज हुआ, वो आज क्यों जगाया उसको? इसका भी जवाब होना चाहिए ना। 2015 में ये जो 15 में सब केस बंद हुआ था, आपने आज क्यों खोला? मैं इसका जवाब देता हूं। चलिए जवाब दीजिए। एक सेकंड जवाब दे रहा हूं। 2015 में कोई केस बंद नहीं हुआ था, ये ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही थी। पिछले साल भी अटैचमेंट ऑर्डर आया है, उससे पहले इनकम टैक्स ने, जब ईडी ने पूरा केस फाइल किया था तो उसके बलबूते पर इनकम टैक्स ने नोटिस सर्व किया था। 100 करोड़ का जो टैक्स घोटाला किया है उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई थी। उसके बाद ये चैलेंज हुआ था हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, दोनों जगह पर कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपने तो कहा हिमंता बिस्वा शर्मा केस में चार्जशीट फाइल हो गई, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने काम कर दिया, वो तो कोर्ट के मामले में। अगर आपको लगता है वहां पर न्याय नहीं हो रहा तो कोर्ट के पास चाहिए, पर मुझे आज बताइए कि कांग्रेस ने लोन यंग इंडियंस को कैसे दिया, कैसे डोटेक्स से पैसा लिया, जो 1000 शेयर होल्डर थे नेशनल हेराल्ड एजेएल के, उन शेयर होल्डर्स का शेयर कहां गया, उनको शेयर क्यों नहीं दिया गया यंग इंडियंस में? एक सेकंड खालिद साहब, ये गतिरोध पैदा करने से आपकी बात सच साबित नहीं होगी। मैं आपसे कह रहा हूं, बार बार आपको मुंह की खानी पड़ी है। चाहे आपने प्रधानमंत्री पे आरोप लगाया हो, हिमंता बिस्वा शर्मा पे आरोप लगाया हो, कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद आपको मुंह की खानी पड़ी है। पर मैं आपसे आज पूछ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का 90 करोड़ का लोन यंग इंडियंस को कैसे दिया गया, कौन से लॉ के तहत? बताइए। डोटेक्स से लोन लिया गया, डोटेक्स जैसी कंपनी से लोन लिया गया, आया ना? 1035 शेयर होल्डर्स थे। यंग इंडिया के शेयर होल्डर कितने थे? 4। नेशनल हेराल्ड के एजेएल के कितने थे? 1000 से ज्यादा। कहां गए वो शेयर होल्डर? बताइए किस प्रकार से वो शेयर होल्डर का राइट आपने हमारा। और आखिरी सवाल, ये जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, एक भी कार्रवाई में आपको कोर्ट से रिलीफ मिला है क्या? क्या 2015 में कोर्ट का आदेश नहीं आया है क्या? उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स रीअसेसमेंट ऑर्डर को अपहोल्ड नहीं किया है? आप जवाब दीजिए ना खालिद साहब। आपकी सुई अटक गई है, आपकी सुई अटक गई है, आपकी गलती नहीं है। समझ में आता है कि आपकी मजबूरी है। मैं एक मिनट मैं स्मिता प्रकाश मैं आपसे पूछना चाहती हूं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं स्मिता प्रकाश जी कि दिल्ली मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया सेक्शन 403, 406, 420, 120 बी ऑफ इंडियन पीनल कोड, और इसमें 420 का केस तो सारी दुनिया को समझ में आता है कि क्या है। उन्होंने एडमिट किया है और बेल दिया है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या इसके तहत इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या रुक जानी चाहिए? नंबर 1। और नंबर 2, रणदीप सुरजेवाला बार बार कह रहे हैं कोई पैसा बाहर नहीं गया, कोई अंदर नहीं आया। मैं पूछना चाहती हूं कि 50 लाख रुपए देकर आपने पूरे 2000 करोड़ की संपत्ति अपने नाम करा ली, उस पर कोई सवाल पूछना चाहिए किसी को कि नहीं? 90 करोड़ लोन, जिस कंपनी के पास इतना सारा एसेट था, वो 90 करोड़ का लोन वापस क्यों नहीं कर रही थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को? नंबर 1। और नंबर 2, प्रॉफिट और लोन के बिजनेस में है क्या कांग्रेस पार्टी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो राजनीतिक दल है जिसको इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है पॉलिटिक्स के लिए, देश में डेमोक्रेसी चलाने के लिए। ये लोन के बिजनेस में कब से आ गई स्मिता प्रकाश जी? क्या इस पे सवाल नहीं उठना चाहिए?
तो ये जो सवाल हैं ये ईडी पूछेगी, और ईडी पूछेगी राहुल गांधी से और सोनिया गांधी से। तो अगर सवाल पूछेगी, जवाब देने में दिक्कत क्या है? दीज आर सिंपल क्वेश्चंस और इनकी जवाब तो होने चाहिए। ये दोनों डायरेक्टर्स हैं और यही सवाल पूछे गए होंगे बाकियों से। अगर राहुल गांधी से पूछ रहे हैं, सोनिया गांधी से पूछ रहे हैं, तो इसमें विक्टिमाइजेशन की बात कहां से उठ रही है? आई डोंट अंडरस्टैंड। और आपने पूरा बताया कि 2 डायरेक्टर बैठे हुए हैं, टाइपिस्ट बैठे हुए हैं, बिकॉज द होल प्रोसीजर इज कॉम्प्लिकेटेड। जैसे एक सवाल पूछा जाता है तो वो जवाब आता है राहुल गांधी से, सपोज राहुल गांधी से, आज कल सोनिया गांधी से जवाब आता है, वो जवाब टाइप होता है, वो पढ़ेंगे, अगर उसमें कोई दिक्कत है तो फिर वो बोलेंगे कि मैंने ये नहीं कहा, फिर वो रिकॉर्डिंग सुनाई जाएगी, फिर वो फिर से जवाब देंगे, फिर करेक्शन होता है। तो हर सवाल को आधा पौना घंटा लगता है जवाब देने में। लेकिन एक बार इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाता है तो दे कैन कम आउट क्लीन एंड से कि हमारा पूरा इन्वेस्टिगेशन हो गया, वी हैव कम आउट क्लियर एंड देयर इज नो गिव एंड टेक, देयर इज नो करप्शन। अगर ये कर लेते हैं तो ठीक है, लेकिन विक्टिमाइजेशन की बात कहां से होती? कहां ये तड़ी पार हमें मतलब महात्मा गांधी वाला सत्याग्रह, इनकलाब के नारे, ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? मुझे समझ नहीं आता। और आज तो यहाँ तक कह दिया कि राहुल गांधी जो है महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी हैं। वे कहां से आ जाता है? बताइए आशुतोष जी, महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी हैं इसीलिए सत्याग्रह कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं आपसे, आप जर्नलिस्ट रह चुके हैं और सवाल ये उठता है कि क्या इस देश में, आप भी जानते होंगे, आपका या मेरा, हम सबके इनकम टैक्स रिटर्न स्क्रूटिनी में आते हैं। वो कंप्यूटराइज्ड पिकअप करते हैं कोई पैन कार्ड नंबर और स्क्रूटिनी में आते हैं। अब ये महज इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन जिस दौर में मैं 2G अनकवर कर रही थी, जब CWG अनकवर कर रही थी, तमाम स्टोरीज कर रही थी टाइम्स नाउ पर, 4 साल तक मेरा सैलरी अकाउंट, जिसमें सिर्फ सैलरी के पैसे आते थे और कुछ हजारों में ही आते थे हर महीने में, वो 4 साल तक स्क्रूटिनी में रहा होगा। मैं कह रही हूं महज इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन स्क्रूटिनी का ये मतलब नहीं है कि आप चोर हैं। नाविका, ये भी तो जरूरी है बताना। स्क्रूटिनी का मतलब है दे हैव द राइट कि आपसे सवाल पूछे और आप जवाब देंगे कि ये मेरे बिल्स हैं, ये मेरा पैसा। बिल्कुल, सवालों के जवाब देने पड़ते थे। मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट जाता था सवालों के जवाब देने के लिए। 50,000 की तनख्वाह पर इतने सवाल, और यहाँ 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टी और सवाल भी ना पूछें। ये कहाँ का रूल है? ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? नहीं नाविका जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि सवाल तो पूछे जाने चाहिए। आपकी स्क्रूटिनी 2014 के पहले हुई, मेरी स्क्रूटिनी 2014 के बाद हुई, फर्क इतना सा है। और मुझे उस इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा कि ये पूरी की पूरी जो कंप्लेन है ये फर्जी है, लेकिन चूंकि मेरे पास ये कंप्लेन आई है, मुझे इसको इन्वेस्टिगेट करना है, इसलिए मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं और मैंने इन्वेस्टिगेशन में पूरी मदद की, इसमें कोई दो राय नहीं। तो फर्क इतना है कि किसी की स्क्रूटिनी 2014 के पहले होती है, किसी स्क्रूटिनी 2014 के बाद होती है। और तो जिसकी स्क्रूटनी 2014 के बाद होती है उसको इतना दर्द क्यों होता है? क्योंकि 2014 के पहले वाली तो चुपचाप हम स्क्रूटनी करवा रहे थे, हमने तो कोई हाय तौबा नहीं की। नाविका, आपने सिर्फ रेफरेंस में कह दिया, मैंने तो सिर्फ रेफरेंस में कह दिया। आपने अगर इस बात का जिक्र नहीं किया होता तो मैं तो आपको इतने सालों से जानता हूं, मैंने तो कभी आपको नहीं बताया कि मेरी स्क्रूटनी हुई है, मेरी वो हुई। मैंने कहा ठीक है, मैं तो रेफरेंस में बता रही थी। मैंने भी रेफरेंस में ही बता दिया। तो मेरा सवाल ये है कि आम आदमी से अगर सवाल पूछा जाए, यानी कि जनता के किसी नुमाइंदे से सवाल पूछा जाए, तो वो सवाल के जवाब देता है ना, उसे देने पड़ते हैं ना। लेकिन जनता ये भी सवाल तो पूछेगी ना, जनता ये भी सवाल तो पूछेगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिनके ऊपर आरोप ये लगते हैं कि दाऊद इब्राहिम के लोगों से बातचीत करते हैं, जब वो पार्टी में रहते हैं तो पार्टी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है, और उसके बाद जब वो पार्टी छोड़ देते हैं सबसे एक्शन होता है। आप दाऊद इब्राहिम के लोगों का ही जवाब, इसी के जवाब से शुरू करता हूं। आशुतोष जी, जिन लोगों ने यह आरोप लगाया उन्हीं लोगों ने उस व्यक्ति को अपनी पार्टी में लिया, और जिस पर यह आरोप सत्यापित हुआ है, अर्थात नवाब मलिक पर स्पेशल कोर्ट ने कहा कि ही इज इन टच विद दाऊद इब्राहिम सिस्टर। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया। आशुतोष, डोंट इंटरप्ट इन द मिडिल, डोंट इंटरप्ट इन द मिडिल। आशुतोष, डोंट इंटरप्ट इन द मिडिल, आई डिड नॉट इंटरप्ट यू।
जिसके ऊपर ये आरोप सिद्ध हुआ है प्राइमा फेसाई, उसको आज शिवसेना अपनी सरकार से निकाल नहीं पाती क्योंकि वो शरद और सोनिया की सेना बन चुकी है। पर ये आज मुद्दा नहीं है। आशुतोष जी, मैं आप देखिए एक सेकंड, आशुतोष जी प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, मैं आपसे कुछ स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं। आपका तर्क ये है कि कहीं और तथाकथित रूप से मर्डर हो रहा है, इसलिए इस मर्डरर को ना पकड़ा जाए। अगर आपको लग रहा है कहीं मर्डर हो रहा है, कोर्ट जाइए और उसको साबित कीजिए अगर एजेंसी आपके खिलाफ काम कर रही है। पर मेरे सवाल स्पेसिफिक है। आशुतोष जी प्लीज अपनी जर्नलिस्टिक हैट को पहन के इसका जवाब दीजिए। क्या कांग्रेस पार्टी किसी रियल एस्टेट में डील करने वाली फर्म को 90 करोड़ लोन दे सकती है और वेव कर सकती है? क्या डोटेक्स जैसी कंपनी से 1 करोड़ लेती है? सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? एजेएल कंपनी के शेयर जो स्वतंत्रता सेनानियों के थे वो ट्रांसफर होते केवल 2 लोगों को परिवार में, और उनका पैसा पूरे संपत्ति का बेनिफिशियल ओनरशिप उनके पास आता है, जिसकी करोड़ों रुपए की इनकम उनके पास जाती है और उसका जवाबदेही नहीं होता है। क्या इसके ऊपर सवाल पूछे जाए या ना पूछे जाए? क्या ये गुनाह है इनसे पूछना? क्या अभाव अकाउंटेबिलिटी है? तो फिर डिबेट खत्म है आज रात की। आप जाइए घर आराम से, अपनी बिल्लियों का ख्याल रखिए, अपनी बिल्लियों का ख्याल रखिए। बिल्कुल सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन ये सवाल भी तो पूछा जाना चाहिए जो लोग 2015 में नरेंद्र मोदी को हिटलर बोल रहे थे, आ गए भाई, आ गए। अच्छा चलिए, ये भी तो सवाल पूछा जाएगा। मैं इसका भी जवाब नहीं, अभी तो सवाल अभी तो सवाल बहुत सारे हैं क्योंकि ये शो है पब्लिक के सवालों का। नहीं, पर इसका मुझे एक जवाब देने दीजिए। इन्होंने पर्सनल एक सवाल पूछा है। आशुतोष जी एक सेकंड, आपने सवाल पूछा है, हालांकि मैंने आशुतोष जी बौखलाहट नहीं, आपकी फंडिंग को तो कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस की फंडिंग पे सवाल उठ रहे हैं, आपकी फंडिंग तो चलेगी। अरे भाई मैंने अब सुन लीजिए ना, मैंने तो इतना सवाल पूछा ना कि करप्शन पर कार्रवाई, आशुतोष को डर, ये कैसा रिश्ता है करप्शन और आशुतोष का? ये आशुतोष और करप्शन का क्या रिश्ता है? सुन लीजिए, आपने मेरे जवाब दे दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं। जवाब दीजिए। हिटलर क्यों बोला? आपने हिटलर क्यों बोला? पार्टी बदल दी, पार्टी बदल दी तो नरेंद्र मोदी आपके सबसे प्रिय, राहुल गांधी सबसे गंदे। पार्टी तो आपने भी बदली, पार्टी नहीं बदली नमिका, मैंने पार्टी छोड़ी। अच्छा पार्टी छोड़ी। आई स्टैंड करेक्टेड, आई स्टैंड करेक्टेड। जो लोग दल बदलू है उनको जवाब, आई स्टैंड करेक्टेड। आप दल बदलू पे जवाब ठीक है। देखिए ऐसा है जिसमें किस पार्टी में थे या नहीं थे, किसको इंटरेस्ट है? आपके व्यूअर्स को किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि जवाब दे देता हूं, पर किस पार्टी में थे, क्यों, और आप किस पार्टी में? शहजाद ने पहले क्या कहा, अब क्या कहा? आई थिंक डिबेट के ऊपर बात, बिल्कुल, और डिबेट का मुद्दा है। नहीं, डिबेट का मुद्दा है क्योंकि मैं उसी पे आ रहा हूं। मैंने एक पत्रकार से या तथाकथित पत्रकार से कुछ इस विषय के सवाल पूछे, उन्होंने मुझ पर व्यक्तिगत आरोप लगाए। देखिए अगर मैं तथाकथित पत्रकार को यह याद दिलाऊं कि वो एक चैनल के एडिटर हुआ करते थे और एक पार्टी की बीन बजाते थे और फिर वो पार्टी ज्वाइन कर ली और फिर राज्यसभा नहीं मिला तो फिर से आगे पत्रकारिता में दल और धर्म किसने बदला है वो पूरे देश ने देखा है। पर सवाल हमारे और आपके दल और धर्म बदलने का नहीं है। मैंने आपसे 5 स्पेसिफिक सवाल पूछे हैं। अगर सत्य की बात करते हो आशुतोष जी तो कम से कम आज हिम्मत है तो इनके जवाब दे दीजिए। बिल्कुल जवाब लूंगी, लेकिन इस वक्त पब्लिक के सवाल सबसे ऊपर है। नहीं आशुतोष जी, मेरी बॉस पब्लिक है। करण सहगल हल्द्वानी से और पवन सिंह प्रयागराज से सवाल पूछ रहे हैं। आइए सुनते हैं पब्लिक के ये सवाल। राहुल पर भ्रष्टाचार का आरोप है। उन्होंने कोई अंग्रेजों वाला नमक कानून नहीं तोड़ा है। शक्ति प्रदर्शन कर कांग्रेस ने क्या भारत की संस्थाओं का मजाक नहीं उड़ाया है? आज ईडी की पूछताछ को लेकर के हंगामा हुआ है, राजनीतिक ताकत दिखाई जा रही है। यदि ऐसे में कल कोर्ट से सजा हो गई तब क्या करेंगे? अब्दुल खलीक साहब, दोनों सवाल आपके लिए हैं। करण सहगल भी और पवन सिंह भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा कानून नमक वाला लगा दिया था जो कांग्रेस पार्टी को आज सड़कों पर उतरना पड़ा और सत्याग्रह करना पड़ा। खलीक साहब, देखिए जुडिशियरी पर हमारे पूरा भरोसा है। जुडिशियरी पर हमारा पूरा भरोसा है। न्यायपालिका पर हमारा पूरा भरोसा है। न्यायपालिका से हमें विश्वास के साथ, यकीन के साथ कह सकता हूँ ऐसा ऑर्डर नहीं आएगा। लेकिन ये यहाँ दाऊद इब्राहिम का मुद्दा भी आया। ये आसाम के बीजेपी सरकार के एक मंत्री जो यहाँ बैन ऑर्गेनाइजेशन है उल्फा, ये उल्फा के पास ये माफी मांगा है, पब्लिक एपोलॉजी मांगा है। उसके बाद अभी तक वो मंत्री संजय किसान मंत्री बन के रहा है। यहाँ जो बैन ऑर्गेनाइजेशन भारत के खिलाफ आवाज उठाया, जो ऑर्गेनाइजेशन आसाम को भारत से अलग करना चाहता है, वो ऑर्गेनाइजेशन का
चीफ के पास जब माफी मांगते हैं, ये सरकार के मंत्री और अभी भी मंत्री है, ये टॉपिक छोड़कर सारे टॉपिक पर ज्ञान देंगे आप, कुछ करवाई नहीं करते। अब्दुल खलील जी, अब्दुल खलील जी, पब्लिक आज डिबेट जिस मुद्दे पर है, आपको उस मुद्दे से कुछ लेना देना नहीं है। कम से कम राहुल गांधी को ही बचा लीजिए। आप बैन ऑर्गेनाइजेशन के पास जो माफी मांगते हैं, क्योंकि आपको ये डिबेट में दाऊद इब्राहिम का बात आया। अरे नवाब मलिक दाऊद इब्राहिम का जमाई है, जाकर देख लो कोर्ट ने क्या कहा है। अब्दुल खलील जी, नहीं माफ कीजिएगा, अब्दुल खलील जी, मनी लॉन्ड्रिंग सेक्शन 3 ऑफ पीएमएलए एक्ट कहता है कि अगर कोई भी अभी भी मंत्री है, अब्दुल मंत्री अभी भी मंत्री है, इस पर भी सवाल उठाना चाहिए। चलिए इसके लिए आप सड़क पर आ जाइए, कम से कम आसाम में आ जाइए। अगर दिल्ली में आपके पास समय नहीं है, राहुल गांधी आपको सपोर्ट नहीं करें, तो आसाम में आप सड़क पर आइए, हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्योंकि आप एक लॉ मेकर हैं, लोकसभा के एमपी हैं। सेक्शन 3 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में यह कहा गया है कि अगर आप धोखाधड़ी से कुछ ऐसा ले लें, कोई ऐसा एसेट ले लें और उससे आपको अगर पैसे आए, तो वो पैसे जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे कहलाए जाते हैं, क्योंकि इसकी जो पैदाइश है इस पैसे की, ये धोखाधड़ी यानी कि क्रिमिनल एक्ट से आ रहे हैं। इस पर सवाल जवाब हो रहे हैं राहुल गांधी से। क्या ये सवाल पूछे जाने चाहिए या नहीं? देखिए, पूछताछ जरूर हो सकता है, तो फिर सड़क पर क्यों आए? सवाल ये है, देश का जनता के सवाल ये है, एक भी बीजेपी को नेता को 8 साल में क्यों नहीं बुलाया? बीजेपी का कोई मंत्री, बीजेपी का कोई सांसद, बीजेपी का कोई विधायक को ये तो पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट है। जो सवाल मैं पूछूंगी शहजाद से, पर मुझे ये बताइए कि ये एजेएल बिल्डिंग में जो कमर्शियल रेंट आता है, ये कहां जाता है? ये कांग्रेस पार्टी को जाता है? लोग भी जो सच्चे जो न्यूट्रल जर्नलिज्म का बात जब आते हैं, ये सवाल भी पूछना चाहिए न्यूट्रल जर्नलिज्म में। अच्छा, पब्लिक के सवाल आ रहे हैं, जर्नलिज्म के सवाल तो आप जवाब नहीं दे रहे, तो चलिए पब्लिक के सवाल सुन लेते हैं और पब्लिक के सवालों पर जरूर जवाब दीजिएगा। प्रणव कुमार पटना से और पद्मा सोमनाथन रायपुर से पूछ रही हैं। आइए सुनते हैं पब्लिक के ये सवाल। को क्या दिक्कत है अगर कांग्रेस अपने नेता के साथ खड़ी है? पूछताछ में तो राहुल गांधी शामिल हुई, नीरव मोदी की तरह भाग तो नहीं गए। किया किसी से छिपा नहीं है कि ईडी मोदी सरकार का तोता है। कांग्रेस ने राहुल से सॉलिडेरिटी दिखाकर क्या गलत किया? चलिए ये जवाब कड़क सवाल पूछे पब्लिक ने। शहजाद पूनावाला, पूरा समय सॉलिडेरिटी दिखाए, भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े रहे, परंतु जो दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं एजेंसियों पे, वो कृपया ना करें। क्या इनको कोर्ट पर भरोसा है या नहीं? अभी इन्होंने कहा, खालिक साहब ने, मुझे कोर्ट पर भरोसा। वो अपने लीडर के साथ खड़े हैं। हाँ, तो लीडर के साथ खड़े हैं तो खड़े रहना चाहिए उनको। पर क्या सड़कों को जाम करेंगे, दिल्ली को एक तरीके से बंधक बना देंगे, आम आदमी की जिंदगी मुश्किल कर देंगे? क्योंकि आपको चाहिए कि जवाबदेही ना हो, सोशल आइसोलेशन हो जाए अकाउंटेबिलिटी से। अरे सांसद साहब थोड़ी तो मर्यादा रखिए। अरे सांसद साहब थोड़ी तो मर्यादा रखिए। सवाल गलत नहीं है, आप भी तो सड़क पर आते हैं जब आपको प्रोटेस्ट करना होता है, आप भी सड़क पर आते हैं। मतलब हम जनता की सेवा के लिए आते हैं, ये परिवार के मेवे के लिए आते हैं। यही तो अंतर है कि परिवार का मेवा बचाना है, ये सड़क पे आ गए, हम जनता का सेवा करना है इसलिए सड़क पे आते हैं। ये हमारा नहीं। पर एक और सवाल आज तक उन्होंने पहले सबसे पूछा था कि आज तक किसी भी बीजेपी लीडर को ईडी ने क्यों नहीं बुलाया? बहुत अच्छा सवाल है। मतलब भ्रष्टाचार करे ये और हम पकड़े इनोसेंट को, ये मतलब बड़ा नया तरीका है लॉ का कि अगर इनके ऊपर कार्रवाई करनी है तो एक दो बीजेपी वालों को भी पकड़ लो, एक दो उनको भी पकड़ लो। ये क्या चल रहा है? एक सेकंड, एक जर्नलिस्ट पकड़ा जाता है चोरी करते हुए या कोई अवैध चीज करते हुए, तो सारे टाइम्स के जर्नलिस्ट को भी पकड़ ले। हम क्या सारे चैनल के जर्नलिस्ट, एनआई के जर्नलिस्ट को भी पकड़ ले क्योंकि एक जर्नलिस्ट पे कार्रवाई करनी है? ये गजब का तर्क है। और एक सेकंड, खालिक साहब प्लीज सुन लीजिए ना, आप डिबेट सांसद है, जरा संसद की गरिमा तो रखिए। ऐसा लगे तो आप ऑनरेबल है, प्लीज सर। मैंने आपके एक भी बार बीच में नहीं बोला।
अरे अब सुनिए, गरिमा है, कोर्ट में सुनो। आपको विश्वास है? अगर मेरे पास 30 सेकंड, मेरे पास 30 सेकंड का समय है। अब ऐसा है ज्वाइन कि करेगा उसको आप कोई नहीं सवाल नहीं, चलिए पूछेगा। चलिए, मैं स्मिता मैं प्रकाश, एक सवाल स्मिता प्रकाश बोलते हैं सांसद उसका साहब, कुछ नहीं पूछेगा। सांसद साहब स्मिता- एक सेकंड, सांसद साहब एक सेकंड, अब ये दूसरे प्रवक्ता बोल पड़े कांग्रेस अध्यक्ष के, कैमरे ये पे क्या पैसा है? लेते हुए तो पकड़े गए। उनको सजा हुई ना, और वही तो हम उनके कह रहे हैं, कोर्ट पे कैबिनेट भरोसा है कि नहीं? कैबिनेट वही कोर्ट मिनिस्टर ने भी आपके कैमरे राहुल पे पैसा गांधी लेके को, पकड़े गए थे। आपके राहुल गांधी को प्राइमा फेसाई गिल्टी पाया है। वही कोर्ट ने प्राइमा फेसाई राहुल गांधी को गिल्टी पाया है। प्राइमा फेसाई गिल्टी मैं आपको कोई पढ़ नहीं के सुना होता देता है। हूँ, प्राइमा पढ़ के फेसाई सुनाता हूँ, गिल्टी- मैं पढ़ के सुनाता हूँ, कोर्ट का ऑर्डर पढ़ के सुनाता हूँ, स्मिता प्रकाश जी, स्मिता प्रकाश जी, मैं सिर्फ जो एनवेलप कल्चर, ये राफेल केस में जो एनवेलप कल्चर, अरे राफेल केस में देखो क्या है, केस में तो माफी पढ़ो। मांगनी पड़ गई थी। राफेल केस में, चलिए टाइम खत्म हो रहा है। सब राफेल वो जो चीफ राफेल केस में सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकार लगाते हुए कहा था कि 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं, और आप झूठे आरोप मत लगाइए। और मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ कोर्ट ने क्या कहा है। प्लीज आशुतोष जी, आप पार्टी है, प्रवक्ता है, आप पार्टी है, पत्रकार है, आप पार्टी है या पत्रकार है, आप पार्टी है या पत्रकार है? लेकिन खुदा से बड़ा भी नहीं है, इसीलिए ये बोला था ना आपके सांसद। अरे तो उनको तो सजा हुई, आप बताइए इनका क्या, इनका क्या? खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की माफ कीजिए, आज सब जोश में है, सब तहश में है। भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, लेकिन जूदेओं को क्यों बचा रहे हैं? भ्रष्टाचारी जूदेओं तभी वाली पार्टी है। कहलाएंगे, नहीं भ्रष्टाचारी तभी कहलाएंगे जब इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी और कोर्ट कोई फैसला अच्छा तो साध्वी देगा। प्रज्ञा आतंकवादी नहीं है, उनको बोलने बोलिए, तो बंगाल बोलिए उनको बोलने के लिए। आज मैं सिर्फ अपना नजरिया बंगाल देना लक्ष्मण- चाहती हूं, और मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि इस देश में जनता के मुद्दों की कमी नहीं है। महंगाई, रोजगार जैसे मुद्दे पर कोई राजनीतिक पार्टी सड़क पर उतरे तो समझ भी आता है, लेकिन राहुल गांधी पर ईडी की जांच को लेकर कांग्रेस ने जो शक्ति प्रदर्शन किया, वो ना सिर्फ जनता के साथ धोखा है, बल्कि एक खतरनाक ट्रेंड भी है। अगर भ्रष्टाचार के मामलों पर फैसला सड़कों पर होने लगेगा, संस्थाओं का मजाक बन जाएगा। ये देश कानून से चलता है, ये देश संविधान से चलता है। कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा रखने की व्यवस्था चरमरा जाएगी अगर बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह सड़कों पर उतरेगी। कांग्रेस को समझना होगा कि आखिरी जीत सत्य की होती है। अगर राहुल गांधी बेदाग हैं तो कोर्ट से बाइज्जत बरी होंगे, लेकिन आज अगर कांग्रेस ईडी की जांच पर हंगामा खड़ा कर रही है तो जनता के बीच उसी की छवि पर असर पड़ेगा। लोग पूछेंगे कि क्या दाल में कुछ काला है जो इस तरह जांच की प्रक्रिया का तमाशा खड़ा किया जा रहा है। सोचने की बात है, फैसले कोर्ट में होते हैं, सड़कों पर नहीं। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार। पहले सुनिए